हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिशनरी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 12th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका हम बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आंसर और बाकी सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि मेन पॉइंट्स। ठीक है, और अभी हम लोग आज 9th क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चा, क्वेश्चन है हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। यानी कि हड़प्पा समाज में जो शासक थे वो क्या क्या काम करते थे, हमें उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर तथा बस्तियां नियोजित थीं। वहां कई प्रकार के शिल्प उत्पादन होते थे, जिसके लिए कच्चा माल दूर दूर से भी आता था। कृषि बस्तियां भी विकसित हो रही थीं। ये सभी कार्य किसी शासक वर्ग द्वारा ही किए जा सकते थे। आम लोगों का आपस में इतना तालमेल नहीं हो सकता और ना ही वे सामूहिक रूप से ऐसे निर्णय ले सकते थे। भले ही कई विद्वानों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग का अस्तित्व नहीं था, परंतु यह बात तर्कसंगत नहीं जान पड़ती। संक्षेप में हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते होंगे। अब देखिए बेटा, कौन कौन से करते होंगे। देखिए बच्चा, मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि इसके अंदर उन लोगों ने क्या बोला है। देखिए, इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी काम किए जाते होंगे वो किसी शासक वर्ग द्वारा ही किए जाते होंगे, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट या फिर इतने अच्छे से हर चीज़ आपस में तालमेल करके नहीं समझ सकते हैं। हर किसी, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो बस्ती समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, प्राचीन समाज हो, सबके अंदर ऐसा होता है कि हर इंसान की अलग सोच होती है। तो मुझे नहीं लगता, या फिर किसी भी ऐसे रिसर्चर को नहीं लगता होगा कि सब लोग आपस में मिलकर ऐसा कोई निर्णय लेते होंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, हमारा फर्स्ट पॉइंट है नगर योजना बनाना। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बसाए जाते थे। नगरों की गलियां और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थीं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोग पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में एक निश्चित अनुपात होता था। शासक वर्ग के लोगों के मकान नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे, जिसे निचला शहर कहा जाता था बेटा। ठीक है, मकानों में खिड़कियों तथा दरवाजों की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन, स्नानागार स्नानागार मतलब बाथरूम, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थीं। कुछ मकान 2 या 3 मंजिलों के भी थे। लोग विशाल भवन भी बनाते थे। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसे विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से प्रयोग में लाया जाता था। यह 14.88 मीटर लंबा, 7.0 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस नगर में सबसे बड़ी इमारत धान्यागार थी। धान्यागार से यहाँ बेटा मतलब है जहाँ पर धान यानी कि गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें रखी जाती थी। यह 4.7 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पा में 6 धान्यागार मिले हैं। 6 धान्यागार मिले बेटा, देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। नालियाँ पक्की बनी हुई थी, यानी कि जो पक्की नालियाँ होती एकदम सीमेंट वेमेंट लगा के अच्छे से, तो पक्की बनी हुई थी। ठीक है, इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सरलता पूर्वक हटाया जा सकता था। जैसे कि हमारे सीवर्स होते हैं, उनको सीवर का ढक्कन जो होता है, जो मैन होल्स होते हैं, उनको हटाया जा सकता है। ऐसी इन लोगों ने भी व्यवस्था की हुई थी कि इस तरीके का पत्थर रखा जाए कि सफाई करते टाइम उसे हटाया जा सके। ठीक है, घरों की नालियों का पानी गली की नालियों में जा गिरता था। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था, जिसमें सारे नगर का गंदा पानी इकट्ठा होता था। देखिए बेटा, जो आज के टाइम पर भी है, जो लोकल एरियाज होते हैं, जो लोकल सोसाइटीज़ होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो हर घर के आगे सीवर होते हैं, यानी कि मैन होल्स होते हैं। तो जो उस घर का जो गंदगी होती है वो उस मैन होल में चली जाती है। इन लोगों ने भी इसी टाइप का कुछ करा हुआ था, और ये बहुत ही आधुनिक माना जाता है, क्योंकि इतने पुराने टाइम में प्राचीन सभ्यता है। 2600 ईस्वी पूर्व में अगर ये काम हो रहा है और आज के टाइम में भी यही हम चीज़ अपना रहे हैं, तो ये बहुत ही बेटा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब उन लोगों ने इतना डेवलप किया हुआ था ना कि वो आज के टाइम पर भी इतना काम आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। विभिन्न शिल्प। हड़प्पा संस्कृति में कई प्रकार के शिल्प प्रचलित थे, जो संभवतः राज्य द्वारा व्यवस्थित होते थे।
तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा कांसा बनाया जाता था। शिल्पी कांसे से प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के औजार तथा हथियार थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा और बर्छा। खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। लोग ऊन अथवा सूत काटने के लिए तकलियों का प्रयोग करते थे। वहां पर मिले ईंटों के विशाल भवन इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य वहां के लोगों का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा के लोग नावों का निर्माण भी करते थे। वे लोग मुद्रा निर्माण और मूर्ति निर्माण की काफ़ी कुशल थे, यानी कि मूर्ति निर्माण में भी काफ़ी कुशल थे, मूर्ति बनाने में। ठीक है। कुछ सोने, चांदी तथा रत्नों के आभूषण बनाते थे। हड़प्पा के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन चिकने तथा चमकीले होते थे। देख रहे बेटा, शिल्प के अंदर भी वो लोग बहुत आगे थे। हर चीज़ का हमें बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली है, पुरोहित राजा, डांसिंग क्वीन, तो ये उन्हीं लोगों की कला थी कि उन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो विकसित किया, फिर बनाई। ठीक है। हमें मणि मिले हैं, खिलौने मिले हैं, बहुत सारे सिलबट्टा, बहुत सारी चीज़ें मिले। बेटा अपनी बुक खोल के देखिए, आपको सब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएगी, नेट पे देखिए आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वो लोग इतने एडवांस थे, उन लोगों को हर चीज़ आती थी, ये समझ लीजिए आप, ऑलराउंडर थे वो लोग। बढ़ते हैं आगे। कच्चा माल के समीप बस्तियाँ। अब देखिए, इस पॉइंट से तो काफ़ी पता चलता है कि कच्चे माल जहाँ पर होगा वहीं पे बस्तियाँ बसा जाती थी। आज भी ऐसी होता है, जहाँ पर हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उसके आसपास सारा सामान मिल जाए, बैंक मिल जाए, पानी मिल जाए और कच्चा सामान मिल जाए, फैक्ट्रियाँ भी वहीं बसाई जाती थी। तो इन लोगों ने भी वही सोचा। देखिए, शिल्पों के लिए कुछ कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध था, जिसमें शंख, सेलखड़ी, लाजवंत मणि आदि थे। ऐसा राज्य की ओर से स्थानीय लोग कच्चे माल के समीप बस्तियाँ बसाते थे। बहुत ही आसान पॉइंट था ये तो। बढ़ते आगे। देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना। शासक देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते थे। उदाहरण के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में तांबे के लिए तथा दक्षिण में सोना प्राप्ति के लिए अभियान भेजे जाते थे। यानी कि पहले से उनको बोलना पड़ता था कि हमारे लिए भाई बचा के रखो, हमें चाहिए, या फिर हमारे लिए इकट्ठा करके रखिए, हम खरीदेंगे। कुछ भी ऐसे अभियान होते थे जिनसे कि उनका कनेक्शन हो सके। देखिए बेटा, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि चिट्ठी भेज दी, फ़ोन कर दिया, मेल कर दिया, नहीं। खुद एक इंसान को जाना पड़ता था, चाहे वो चल के जाए, चाहे वो घोड़ा गाड़ी से जाए, और फिर वहाँ जाकर उसको पहले लेटर लिखना पड़ता था कि हाँ भाई हमारे लिए सामान निकाल के रखिए। उसके बाद प्रोसेस होती थी कि कोई जाए और इतना सारा सामान लेके आए वहाँ से। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है बेटा। आप लोगों को ये जो चीज़ है ना, वो आज के टाइम से नहीं, पहले के टाइम पे सोच के चलनी चाहिए कि हाँ भाई उस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी, तभी इतना टाइम लगता होगा हर चीज़ में। ठीक है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट है लंबी दूरी के संपर्क। शासक लोग लंबी दूरी के संपर्क भी स्थापित करते थे। इन संपर्कों द्वारा मुख्य रूप से तांबा मंगवाया जाता था। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पा बस्तियों में तांबा आता था। अब देखिए बेटा, अरब से भी इनका क्या था, वो कनेक्शन था। अब देखिए, अगर जितना ज़्यादा दूर आपको किसी एक सभ्यता का अवशेष मिले, जैसे कि उनकी मोहरें मिले या फिर जो वो खाते थे वो चीज़ बहुताय मात्रा में वहाँ पर मिले और वहाँ पे वो चीज़ ना आती, तो समझ जाइए कि हाँ भाई वो संस्कृति वहाँ तक फैली हुई है। अगर कोई संस्कृति इतनी ज़्यादा स्प्रेड है, इतना ज़्यादा फैली हुई है, तो समझ जाइए कि उसका ट्रेड बहुत अच्छा होता होगा। और अगर ट्रेड अच्छा होता है तो वो सभ्यता विकसित होगी, और विकसित होगी तो वो अच्छे फल फूल वाली होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली होगी। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा, कनेक्ट करनी होती है आपस में। अगर आप ये छोटा सा जो चीज़ है वो समझ जाएंगे, तो आपका 12th क्लास, आपकी बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है 12th क्लास के अलावा। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। आप एक ऐसा सोचिए कि हाँ मैं एक हिस्टोरिकन हूँ और मुझे ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। मैं देखिए बीच बीच में आपको ये वाली बात इसलिए बोलती हूँ ताकि आप बच्चों को पेपर के अंदर होपलेस ना हो और आप लोगों को ये लगे कि हाँ मैम ने हमें ये बताया था और ओके हमें ये पता है, हमें लिखना है ये चीज़। ठीक है। कोई भी अगर मैं भी पेपर चेक करूँगी तो मैं भी ये सोचूंगी कि हाँ भाई बच्चों को नॉलेज हो, ये नहीं कि उसने करेक्ट किताब का छाप के या फिर किसी चीज़ से छाप के लिख दिया। नहीं, आपकी नॉलेज आपकी रिटर्न आपकी राइटिंग पे बेस्ड होती है बेटा। ठीक है। मैं आप लोगों को यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी चेक करना आपकी शक्ल देख के या फिर आपको ये देख के नहीं कि आप लड़के हो लड़की हो, आप टॉपर हो क्लास के, नहीं। आप जो लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका चेकर जो है आपका पेपर देखेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। ठीक है बच्चा, आप लोगों के लिए हर चीज़ मिलेगी इस चैनल के ऊपर। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बट अभी सब कुछ अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।